नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज हमारी चर्चा का विषय है क्या आगे बढ़ेगी बात। भारत और चीन ने शनिवार को सीमा विवाद को लेकर 12वें दौर की वार्ता कर रहे हैं और ये वार्ता कोर कमांडर स्तर की है और इसका आयोजन लद्दाख में चीन की तरफ स्थित मालडो में किया गया है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को लेकर विवाद है और पिछले दौर की वार्ता 9 अप्रैल को शुरू हुई थी और भारत ने तब यह स्पष्ट कर दिया था कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए यह जरूरी है कि चीन उन सभी इलाकों से पीछे हट जाए जिससे दोनों देश इसे विवादित मानते हैं। अभी तक दोनों पक्षों के बीच 11 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है और इससे पैंगोंग लेक के दोनों तरफ के इलाकों से सैनिक की वापसी में मदद मिली है और इस बार तकरीबन 3.5 महीने बाद बैठक हो रही है और इस देरी के पीछे की वजह यह है कि चीन की तरफ से लगातार आनाकानी की जा रही थी। फरवरी 2021 में पैंगोंग लेक के पास चीनी सैनिकों की वापसी के बाद चीन का रवैया बदला हुआ है। वो बाकी के हिस्सों से अपने सैनिकों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। आज होने वाली कोर कमांडर स्तर की वार्ता में यह मुद्दा भी उठाया जाएगा। आपको बता दें कि चीन ने मई 2020 में एलएसी का उल्लंघन किया था और तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता शुरू हुई थी। 25 जून 2021 के दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच ये वार्ता हुई थी और यह तय किया गया था कि जल्द ही वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की अगली बैठक होगी। तो यहां पर हम बात यही करेंगे कि क्या आगे बात बढ़ेगी और इसे हम आपको जीएफएक्स के जरिए समझाएंगे कि एलएसी पर तनाव के बीच दोनों देशों के बीच जो है वो वार्ता यहां पर रखी गई है। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता यहां पर हो रही है। 9 अप्रैल को पिछली वार्ता हुई थी और इसके साथ ही एलएसी ने सेना वापसी को लेकर भी यहां पर बात कही थी। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि पैंगोंग लेक से लगा इलाका जो भी कहने वाली बात सिर्फ यही है, भारत यही चाहता है कि जो भी विवादित स्थिति है, जो भी विवादित जो चीजें हैं और उसके बाद में यही चाहता है भारत की विवादित जो क्षेत्र है उससे चीन भी पीछे हट जाए, भारत भी पीछे हट जाए। तो यहां पर जिस तरीके से बात की जा रही है 11वें दौर की अगर वार्ता की बात करेंगे तो 11वें दौर की वार्ता 9 घंटे चली थी और अब 12वें दौर की वार्ता 2.5 महीने बाद यहां पर हो रही है। तो इसके बाद में सिर्फ यही बात निकलकर सामने आ रही है कि इस वार्ता के बाद क्या चीन अपनी जिद छोड़ेगा, एलएसी पर दोनों देशों के बीच जो तनाव है क्या उसका हल निकलेगा। 11वें दौर की वार्ता यहां पर हो चुकी है, 11 दौर में वार्ता हो चुकी है लेकिन परिणाम जो रहे हैं वो निष्कर्षी रहे हैं। अब 12वें दौर की जो वार्ता है उसमें बातचीत पर सभी की निगाहें हैं और उसके बाद में ये देखने वाली बात होगी कि भारत और चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एलएसी में तनाव के बीच दोनों देशों के बीच जो बातचीत है उससे इसका हल निकलेगा या फिर ये दौर की वार्ता भी सिर्फ ऐसी निकल जाएगी जैसी 11वें दौर की वार्ता निकली थी। जुड़ने शुरू हो गए हैं। सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनुमा आचार्य भी यहाँ पर जुड़ गई हैं, दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सुमन जी, आपसे सवाल यही है कि 12वें दौर की बातचीत पर सभी की निगाहें हैं, 11 दौर की वार्ता जो है वो हो चुकी है, 12वें दौर में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या चीन अपनी जिद छोड़ेगा? इस तरीके की आशंका लगाई जा सकती है। देखिए, जो जिस तरह का उनका रवैया रहा है, जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो कोई बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड इस बात से थोड़ा उनके अंदर डर है कि अगर अपना अपना रीजन छोड़ा जाए तो फिर से वो हमारे हाथ से ना चला जाए। अभी 9th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद नॉर्थ साउथ पैंगोंग, तो वहां से तो डी एस्केलेशन हो गया था, लेकिन ये जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स को लेकर जो और डेप्सांग को लेकर जो अभी बातचीत अभी तक जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आया है, 12 राउंड हो चुके हैं, तो वो उसको देख के लग रहा है कि जो दूसरी साइड है, चाइनीज साइड, वो उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो 50-60 हजार ट्रूप्स जो एलएसी पे स्टेशन करे हुए हैं और जो हैवी वेपनरी और हैवी आर्टिलरी अभी तक वहां से हटाई नहीं है, तो उसको देख के नहीं लग रहा है कि उनका कोई इरादा है कि उस पूरे इलाके को छोड़ा जाए। तो अभी आज जो टॉक्स चल रहे हैं, पिछला जो टॉक्स थे 11th राउंड में, वो भी 13 घंटे तक चले, तो इतने लंबे लंबे इतने सारे राउंड हो चुके हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन सामने नहीं आता है। जबकि मिनिस्टर जयशंकर ने स्टेट काउंसिलर वांगी को अभी थोड़े दिन पहले जो उनकी बातचीत हुई थी उसमें भी कहा था कि ये जो मसला है, अगर ये हल नहीं होगा तो बायलैटरल रिलेशंस पे फर्क पड़ेगा।
और वो हालात मतलब हमारे रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर भी अगर वो इतने मतलब एक पोस्चरिंग दिखा रहे हैं कि इतनी स्टिफ पोस्चरिंग है कि वो जरा भी हटने को भी तैयार नहीं है और जो वो चाहते हैं वैसा दूसरा साइड माने, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो वो ऐसा कोई सोल्यूशन होना चाहिए जो दोनों साइड को मंजूर हो। और जो पुरानी जो पोजीशंस थे अप्रैल 2020 से पहले, वो इंडिया की डिमांड है कि वहां पे जाया जाए, उसके बाद कोई बातचीत शुरू की जाए। तो पहले ये लोग जो इन्होंने ऑक्यूपाई करा है उसे ये लोग खाली करें, फिर आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी जुड़ी हुई हैं। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एलएसी ने सेना वापसी में आनाकानी चीन लगातार कर रहा था, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, 12वें दौर की आज बातचीत जो है वो सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गई है। तो क्या ये आशंका इसमें लगाई जाए कि चीन इस बार मान जाएगा बातचीत से? अगर आपके पैर में कोई तकलीफ हो जिसको आपको आर्थोपेडिक को दिखाना हो और आप बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगी अगर भोपाल में, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी क्या? मेरा सवाल बड़ा सही है और बड़ा सटीक है। आप इसे समझिए कि इस तरह की जो बातचीत है कौन कर रहा है? क्या जनरल नरवणे इस देश के प्रधानमंत्री हैं? नहीं है। इतनी बातें जो 11, 12, 9, 10 इतनी बातों का मीडिया में तहलका मचाया गया, वो केवल भारतीय सेना कर रही है, जो शूरवीर है, जो बिल्कुल फर्म है और जिसको सबसे ज्यादा जिसकी जान की बाजी जो सेना लगा रही है। सेना बात कर रही है, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे? झूला झुलाने के लिए हैं क्या वो केवल? देश के विदेश मंत्री क्यों नहीं बात कर रहे? 3 बार 2.5 बार बात की है उन्होंने, 2.5 बार। जिंदगी में आपने जितने भी युद्ध अगर देखे हैं या इस तरह की कोई भी आपने टसल्स देखी हैं, उसमें एक चीज याद रखिए, जब तक कूटनैतिक प्रयास नहीं होते हल कभी आता ही नहीं। तो जब तक राजनैतिक प्रयास नहीं होंगे, जब तक कूटनैतिक प्रयास नहीं होंगे, इसका हल कभी नहीं निकलेगा। सेनाएं 100 बार बात करती रहे, भाई सेना में तो बहादुरी है, जो लोग कायर और कमजोर है वो बात नहीं कर रहे हैं। इसका दुख है मुझे। अरुणाचल प्रदेश में आके खड़ा हो गया वो इंसान, हमारा क्या जो चीन का जो राष्ट्रपति है वो हमारे प्रदेश में आके खड़ा हो गया, उसके बाद हमको नहीं लग रहा कुछ। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम एक तरफ कहते हैं कि पंडित नेहरू ने ऐसा किया वैसा किया। अरे जितना दोष पंडित नेहरू का है उससे ज्यादा दोष अब का है। अब तो हम सक्षम समृद्ध हैं, तब तो हमारे पास 10 साल थे, हमारे पास कितने जहाज थे, फाइटर्स ही नहीं थे हमारे पास। आज 1,500 जहाज 2,000 जहाज पहले से हैं और कुछ राफेल भी आ गए हैं। उसके बाद अगर हमारा रवैया ऐसा रहेगा तो फिर तो बड़ी गलत बात है। सीधी बात यह है, आपके अगर तकलीफ पैर में है तो आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, अगर उसके बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट से बात जाएंगी तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान रखिए। सेना बात करती रहेगी क्योंकि सेना बहादुर है, जो बहादुर नहीं है उन्हें बात करना होगा इस देश के लिए, क्योंकि देश की सत्ता उनके पास है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि सेना जो है वो लगातार बातचीत करती रहेगी और उस तरीके की बातचीत है जो नतीजा इनका सिफर ही रहेगा, जब तक कि यहाँ से प्रधानमंत्री जी या फिर जो सक्षम है, जो राजनयिक लोग हैं, वो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक नतीजा निकलने वाला नहीं है। ऐसा आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल यही कह रही हूँ, बिल्कुल साफ कह रही हूँ। ये मैं आज नहीं, आज से 1 साल 1.5 साल से ये हर चैनल पे कहती आई हूँ ये बात कि जब तक देश के प्रधानमंत्री इस चीज को सिर से नहीं पकड़ेंगे, सींगों से नहीं पकड़ेंगे, तब तक इसका हल होगा नहीं। आप करते रहिए जितनी भी चर्चा, जितनों को बताना है बताते रहिए। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जिस दिन करेंगे उस दिन तारीफ होगी उनकी, उस दिन इस देश का उनके ऊपर, देश के ऊपर उनका ऋण तो नहीं कहूंगी क्योंकि देश के लिए हर कोई काम करता है, ऋण तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस देश में उनका नाम होगा। लेकिन क्या ये तमाशा है, इतने दिन से 1.5 साल हो गए हैं, उसके बाद हमारी सेना ही सेना कर रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे सैनिकों की जान नहीं है क्या? फौजी की तरह दुख होता है क्या? उनकी जान नहीं है, उनके परिवार नहीं है क्या? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? सेना की तरफ से सवाल होना चाहिए ये चीज, क्योंकि सेना के लोग कभी नहीं बोलेंगे, सेना के लोग अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछते, वो तो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या तमाशा है कि जो काम उसके विदेश मंत्री का है, जो काम उसके प्रधानमंत्री का है, वो प्रधानमंत्री दिखाने के लिए, वोट के लिए सेना के पीछे अपने आप को दिखाते हैं, अपने पोस्टरों में सैनिकों का फोटो लगा देते हैं। बिहार में चुनाव होता है तो बिहार रेजिमेंट के ऊपर हमला हो जाता है तो लोगों की सहानुभूति आती है। क्या यही काफी है?
हमारे देश की सेना पर सरहद पर चीन खड़ा रहेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? जरा दिल में सोच के देखिएगा, फौजी होती तो आपको पता चलता कितनी चोट लगती है इस बात से। चलिए ठीक है। सुमन शर्मा जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से बात यहाँ पर की गई तो इसे विंग कमांडर मैम की तरफ से राजनयिक तरफ इसे मोड़ दिया गया, लेकिन आपसे यही सवाल अब जानना चाहेंगे कि एलएसी में तनाव के बीच दो देशों के बीच जो वार्ता है, चलिए जो जिस तरीके से 11 दौर की वार्ता हो चुकी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया था? क्या थोड़ा बहुत भी ऐसा लगा था कि चीन जो है वो पीछे हटने को तैयार है? देखिए, राउंड्स ऑफ टॉक्स पूरी तरह विफल हैं, ऐसा तो देखिए कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पैंगोंग को नॉर्थ और साउथ बैंक्स में खाली किया गया था 9 राउंड्स के बाद। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ हासिल करा थोड़े बहुत टॉक्स के बाद, और जिस तरह ये टॉक्स आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क पक्का पता चलेगा। और अभी थोड़े दिन पहले जहाँ तक मिलिट्री पोस्टिंग का सवाल है, रफाल्स को हाशिमारा में ले जाया गया है, तो वो ईस्टर्न सेक्टर के लिए ही है और वो चाइना को देखते हुए ही किया गया है। तो ऐसे वाले काम भी साथ साथ चल रहे हैं। और जिस तरह प्रोटेस्ट किया न्यू दिल्ली ने पिछले हफ्ते की जो विजिट थी शी जिनपिंग की तिब्बत में, तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पर जो काम होना चाहिए जिस तरह वो तो हो ही रहा है। और टॉक्स जरूरी इसलिए हैं क्योंकि बिना टॉक्स के फिर कुछ हो नहीं सकता है। कहीं ना कुछ एक प्रक्रिया चलनी ही चाहिए। और जिस तरह पैंगोंग में हम लोगों ने देखा कि इतने राउंड्स के बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत हासिल किया। देखिए, कंप्लीट डीएस्केलेशन उस रीजन में से तो कोई करेगा भी नहीं, और लेकिन जो इमीडिएट एरिया का डिसएंगेजमेंट है वो जरूरी है। तो वो वाली चीज मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ सफलता हमें देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि पैंगोंग लेक से लगा हुआ इलाका खाली करने के बाद भी चीन का रवैया जो है वो काफी बदला हुआ है, तो इसके लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल विल ऑब्वियसली उसकी बैकिंग मिलिट्री को उसकी जरूरत तो है। वो तो जैसे अनुभा ने भी समझाया वो इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके बगैर तो आगे बढ़ते नहीं है। लेकिन ये जो टॉक्स है ये भी पॉलिटिकली मतलब उनको दिया गया है ग्रीन सिग्नल, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। और मिलिटरीली अपनी तैयारी रखें हम लोग, क्योंकि अभी जैसे जैसे मौसम खराब होगा और ज्यादा जिस तरह विंटर्स आएंगे तो उस इलाके में थोड़ा स्टॉकिंग आपकी जरूरी है। और मतलब हम अपना गार्ड लेट डाउन ना करें, अपना मतलब कोई ढिलाई ना आए, और इंटेलिजेंस हमारी बढ़ी हुई होनी चाहिए, वो सब जरूरी है। जिस तरह चीन एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड पे लेके आगे बढ़ता है हमेशा, कभी अरुणाचल में कभी एलएसी में, तो वो एक हमारी तरफ से पूरी तरह हमारी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो हमारे फ्रंट्स हैं बाकी जगहों पर, जैसे वेस्टर्न सेक्टर भी हमारे लिए जरूरी है, तो वो सब भी हमारे लिए जरूरी है कि हम हर जगह पे अपनी तैयारी को रखें। और अरुणाचल और जो एलएसी इस तरफ लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, दोनों जगहों पे हमारे लिए चीन एक तरह का खतरा है। तो मिलिटरीली हमें वहाँ पे अपनी तैयारी रखनी चाहिए, स्टॉकिंग अप रखनी चाहिए विंटर्स को देखते हुए, और इंटेलिजेंस हमारा अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल। विंग कमांडर मैम, आपसे सवाल मेरा ये है कि पैंगोंग लेक से लगा हुआ इलाका खाली करने के बाद चीन का रवैया बदला है, और क्या इसमें भी क्या कुछ हो सकता था, और अब भारत को क्या करना चाहिए इसके लिए? समझ में नहीं आया कौन सा रवैया बदला है, मुझे तो समझ ही नहीं आया आप क्या बोल रही हैं। कोई रवैया नहीं बदला है। हम कैलाश रेंज से हटे, हम पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे थे अंशु जी, हम पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे थे, हमें वहां से हटाया गया है। माल्डो की उनकी एक माल्डो चुशूल से एक उनकी गराज थी, उसको हम देख सकते थे, वहां से हटा। क्या रवैया बदला है? कुछ भी मतलब एक नैरेटिव बोलने से थोड़ा ही होता है। ये अमेरिका में जाके मिग 35 उड़ाने जैसी बात नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। ये एक हमारे देश की सरहदों का सवाल है, और आप जो इसको राजनीतिक बोल रही हैं, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है आप इसको राजनीतिक मेरी बात को कैसे कह सकती हैं। मैं अपने फौजियों के साथ की, मेरे साथ के वर्दी वाले वहां खड़े हैं, मेरे साथ के वर्दी वाले उस -40 डिग्री में खड़े हैं। आप लोग तो वहां जाओगे तो आपको मतलब उनको तो 1 हफ्ता लगता है, आपको तो 2 महीने लगेंगे एक्लिमेटाइज होने के लिए, वहां चलने के लिए। तो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं आप कि मैं पॉलिटिकल बात कर रही हूँ? मैं फौजियों के लिहाज से बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से बात कर रही हूँ, और ये बात बड़ी सीधी सीधी कर रही हूँ कि राजनयिक सपोर्ट की खाली बात नहीं है।
राजनैतिक ही इसका हल होगा। इसका हल, फौजी हल अगर होता तो अब तक चीन जो है, पहली चीज, चीन का इरादा नहीं है हमारे ऊपर फुल फ्लेजेड वार करने का, और उसका कारण ये नहीं है कि हम बड़े ग्रेट हैं, हमारी फौज जाबाज है, लेकिन हम ये नकार नहीं सकते कि चीन इस दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका और रशिया के बाद हम चौथे नंबर पर आते हैं वायुसेना के लिहाज से। तो अपन जबरदस्ती एक बोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी कि हमारे सारे के सारे एक एक सैनिक हमारा 20-20 मार के मरेगा, ऐसी कहानी है। लेकिन उसके बाद भी आपका जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कहाँ है भाई इस समय? अभी मैंने सुना था कि हमारे रक्षा मंत्री जो हैं एक बैठक में हिस्सा लेने गए थे, और मैंने यहां तक भी सुना था कि वो चीन के रक्षा मंत्री से बात करेंगे। अब उसके मैं डिटेल्स का इंतजार कर रही हूँ कि बात हुई तो हुई क्या। तो आप जो बात कह रही है ना कि मैं इसको पॉलिटिकल, बड़ा गलत कह रही है। मैं एक फौजी हूँ और मैं फौज के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, अपनी सरहद के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि ये ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी दूसरे कंट्री में जाके एक फाइटर प्लेन उड़ा के क्लेम करें कि भारत का राष्ट्रपति भी नहीं उड़ा रहा। तो ये उस तरह की कहानी नहीं है, ये पूरा जमीनी हकीकतें हैं। ये मेरा देश है, ये आपका देश है, ये सुमन जी का देश है। इस देश की हम सरहदों की बात कर रहे हैं, उसकी स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, और उसकी उस बात की बात कर रहे हैं कि चीन ने हमसे कैलाश रेंज से हमारे सैनिकों को हटवा दिया, और आज गलवान और देप्सांग पे वो जमा हुआ है। हम जिस जगह पे पेट्रोलिंग करते थे अब उसे बफर जोन कहा जा रहा है। चर्चा की अगर खाना पूरी करनी है तो आप करिए, मैं आपका साथ दे रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी, क्योंकि मेरी सेना जो है, हमारी सेना जो है देश की, वो वहां पर तैनात है। तो ये अगर खाना पूरी की बात है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप वाकई मुद्दे का जो असल नब्ज पढ़ना चाहती हैं तो नब्ज यही है ना भाई कि हमारी राजनीतिक विल की जो बात होती है, कभी भी सेनाएं किसी भी देश की, कभी भी किसी भी देश की डरपोक नहीं होती। सेनाएं तो अपने देश की मिट्टी के लिए लड़ती हैं, खून बहाती हैं। राजनीतिक लोग कहाँ बहाते हैं? किसी ने बहाया है? चलिए ठीक है, सुमन जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है और सरहदों की भी बात यहाँ पर की जा रही है, 12वें दौर की वार्ता जो है वो यहाँ पर की जा रही है, उसके बाद जिस तरीके से चीन का जो रवैया है, चीन जिस तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिस तरीके से अभी विंग कमांडर में भी कहा कि उसका साफ तौर पर मंशा यही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीन स्ट्रेंथ की भाषा को समझता है, ये सारी दुनिया को मालूम है कि चीन टॉक्स विद अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो ऐसे ही लोगों की इज्जत करेगा और ऐसे ही देशों की इज्जत करता है जहां स्ट्रेंथ नजर आए। अब चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, हमारी एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, हमने क्वाड में हिस्सा लिया है, और अभी इसी साल हमने 4 क्वाड देशों की मालाबार एक्सरसाइज भी की। तो वो सब चीजें जो थी वो अपने आप में एक तरह की पॉस्चरिंग है। तो ये सब काम साइड में चलने चाहिए और जरूरी भी है। तभी चीन को मतलब समझ में आता है कि अगला जो देश है वो कमजोर नहीं है, और हमारी हालत मतलब बाकी हमारे नेबर्स की तरह नहीं है कि हम पैसे लेके और कर्जदार हैं उनके। तो ये भी हमारे फेवर में जाता है। तो इकोनॉमिकली जो भी मतलब एक इकोनॉमिक रिश्ता है हमारा उनके साथ, लेकिन हम वहां पर भी उनको एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर सकते हैं। और जो हम मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज जो हम कर रहे हैं और जो मैरीटाइम पेट्रोलिंग जो हम कर रहे हैं, जिस तरह हमारी नेवी भी तैयार थी पिछले साल जब ये स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ, तो ये सब जो चीजें थी और जो हमारी तैयारी थी, जिस तरह फटाफट रफाल्स को लेकर आया गया फ्रांस से और अब उनको पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया गया है, तो ये जो हमारी एक तरह का मैसेज भेजने वाली बात थी, तो वो हमारी मतलब एक तो तैयारी हमें अगले आदमी को बताई जाती है, और दूसरा हमारी एक मैसेजिंग है जो जिससे अगले को पता चले कि वो एक किसी कमजोर एडवर्सरी के साथ बात नहीं कर रहा है। तो वो उस हिसाब से हम लोग एक मतलब ठीक लेवल पर चल रहे हैं। और डिप्लोमेटिकली मतलब जिस तरह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बात कर रही है और आगे बढ़ रही है, तो वो मतलब अभी ये है कि जिस तरह चल रहे हैं अभी टॉक्स को एकदम से बंद करके चुपचाप ऐसे नहीं बैठा जा सकता। तो अभी वो देखना है कि चीन इतनी आसानी से तो कुछ भी मानने वाला है नहीं, उनको थोड़ा सा एक सख्ती वाले हिसाब से बात करना पड़ेगा। बिल्कुल। विंग कमांडर मैम, आप कुछ कह रही थी बीच में? ये
कह रहे थे कि इतना सारा का सारा हम झूठ कब तक बोलेंगे इस चैनल पर। आपको बता दूं कि अप्रैल जून क्वार्टर में हमने चीन के साथ कारोबार किया है 57 बिलियन करोड़ डॉलर्स का किया है। तो आपको पता होना चाहिए, और उसमें से 14 करोड़ केवल हमने भेजा है। बाकी हमने 29 जो जितना भी करोड़ बच रहा है 57 में से 44 करोड़ और समथिंग 42.5 बिलियन डॉलर इतने का हमने उनसे सामान लिया है। जब जहां पर इस तरह का दोगली नीति चलती हो कि चीन के बहिष्कार के नाम पर आम जनता के टेलीविजन फोड़े जाते हो और मोबाइल, लेकिन सरकार जब उसके साथ सौदा करने निकलती हो तो 14 बिलियन डॉलर के बदले में और उनसे 42.5 बिलियन डॉलर का सामान खरीदती हो, तो आप क्या बात कर रही है? पॉलिटिकल विल की कहाँ बात हो रही है, कहाँ कूटनीतिक बात हो रही है? कोई मुझे तथ्यों से तो बताए। दिक्कत तो ये है ना कि आप एक बात के पीछे पड़ते हैं लेकिन उसके तथ्य नहीं जानना चाहते हैं। एक डिबेट को शुरू करते हैं लेकिन उसके तथ्यों पर नहीं जानना ठीक है, तो चाहते आपके हैं। हिसाब से क्या बड़ा होना ताज्जुब होता है। चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं एक बार नहीं, कम से कम 25 बार अभी के अभी इसी प्रोग्राम में बोल चुकी हूँ कि राजनीतिक और कूटनैतिक चर्चा होनी चाहिए। ये कितने बार बोला है मैंने, आप बताइए। अगर आप इस डिबेट को पूरा रिवाइंड करके सुनेंगी, 25 बार से ज्यादा बार मैंने ये बात बोली है कि राजनीतिक चर्चा क्यों नहीं हो रही है, कूटनैतिक चर्चा क्यों नहीं हो रही है। सेना तो हमेशा से दमदार है, सेना तो देश के लिए है, सेना ने 12वां राउंड भी शुरू कर दिया है। और सामरिक लोग जो बात करेंगे ना, हम अपनी सामरिक सरहदों की बात करेंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे, आपने सुना है इसकी 5 फिंगर थ्योरी के बारे में? अभी चीन का अभी 100 साल पूरा हो रहा है उसकी पार्टी का, उस समय तक उसका क्या प्लान है आपको पता है? उसमें अरुणाचल भी आता है, उसमें तिब्बत भी आता है। तो ये सब चीजें हमें मालूम करनी पड़ेगी। चीन से प्रोएक्टिवली आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। हम तो चीन के जाल में फंसे हुए हैं और उससे निकलने के लिए कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं दिखती इस देश में। केवल सेना को आगे खड़े कर देते, हम इनमें भरोसा करते। अरे भरोसा सेना पे कौन नहीं करता? आप पे तो भरोसा नहीं ना है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, भरोसा तब होगा जब आप बात करेंगे उनसे। और बात करिए तो फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करिए। ऐसे क्या ढीली पोली बात है कि आप उनसे 42.5 करोड़ बिलियन का आप सामान खरीदेंगे और आप बोलेंगे कि हम उनके ऊपर हक जता रहे? क्या बात करते हैं आप? क्या आपको नहीं दिखता अंशु जी कि अगर आपका अपना ही किसी फ्रेंड के साथ में इस तरह का व्यवहार देखिए कि आप तो उसको दे 10 रुपए और उससे आप उधार मांगती रहे 100 रुपए, तो क्या आपका कभी उस पर स्टे होगा? खुद सोच कर देखिएगा ये बात। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपसे एक अंतिम टिप्पणी आपसे इसी विषय पर जानना चाहेंगे। जिस तरीके से विंग कमांडर मैम ने भी कहा, इस पर क्या होना चाहिए? नहीं, वो मैडम की बात ठीक है अपनी जगह। और जहाँ तक बहिष्कार का सवाल है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 100 साल मनाए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। तो यहाँ की जो एम्बेसी थी, उन्होंने भी एक सेमिनार किया जिसमें कि हमारी कंट्री के जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो सारे गए थे। उनको बुलाया गया तो वो सब गए। मतलब बहिष्कार सबसे पहले पर्सनल लेवल से स्टार्ट हो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे समाज में और गवर्नमेंट लेवल पे जाए। तो मतलब अब इस तरह की अगर हम हरकतें करेंगे, लास्ट ईयर अभी 4 साल पहले जब डोकलाम चल रहा था, उस वक्त भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब उनके साथ बातचीत अलग से जाके करना, ये सारी चीजें थोड़ा हमें वीक बनाती हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सारा देश एक साथ है, वैसे नजर आना चाहिए। और बाकी मिलिटरीली तो हमारी फौज में कोई कमी है नहीं, उनकी तैयारी हमेशा से ही रही है। और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में तो वैसे भी हम लोग माहिर हैं। तो और टॉक्स डिप्लोमेटिक लेवल पे चलते हैं। और इकोनॉमी एंड ट्रेड वो तो सरकार देखे, लेकिन पर्सनली जो चीजें होती हैं पीछे से जाकर उनसे हाथ मिला के बात करना, ये सब ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल। तो सुमन शर्मा जी, एक सवाल आपसे एक और निकल कर यही सामने आया है कि जिस तरीके से वार्ता आज यहाँ पर हो रही थी और इसके पीछे जो एक राजनयिक सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस तरीके से विंग कमांडर मैम ने भी अभी कहा था कि इसके पीछे प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए, जो विदेश मंत्री है उन्हें बात करनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको, इस तरीके से बात करने के बाद में ये बात बनती हुई नजर आएगी? टॉप लेवल पे फॉरेन मिनिस्टर एंड बाकी इतने सारे समिट्स हो चुके हैं, एससीओ हुआ है, ब्रिक्स हुआ है, और अभी इस साल और भी होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुलाकात नहीं हो रही है या बात नहीं होगी, वो सब अपनी जगह पे जब होगा टाइम तभी होगी बात।
और अलग से प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए वो तो वो ही जानते हैं, और उनको उनके एडवाइजर्स उन्हें बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं। मतलब हमारे लेवल पे हम क्या बोल सकते हैं, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। वो उस लेवल पे जो होता है या होना चाहिए वो वही लोग अपने आप डिसाइड करेंगे कि क्या चीज ठीक है किस वक्त। बीच में जाकर एकदम से अगर टॉक्स कमांडर लेवल के चल रहे हैं और प्रधानमंत्री फोन उठा के बात करें, अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही होगी, तो उसके बारे में तो मतलब मैडम बता सकती हैं या सीएमओ ही बता सकते हैं। तो बाकी जैसे एक लेवल से जैसे काम चलना चाहिए वो जारी रहना जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से। बिल्कुल। चलिए, तो जिस तरीके से निकलकर जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया है बहुत ही अच्छा रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो बात आगे बढ़ेगी, इस पर हम बात यहाँ पर कर रहे थे। आज 12वें दौर की वार्ता है और किस तरीके से बात यहाँ पर होगी उस पर हमने बात की। ये वार्ता कोर कमांडर स्तर की है और उसका आयोजन लद्दाख में चीन की तरफ से स्थित मालडो में किया जा रहा है। भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर ये विवाद है और पिछले दौर की वार्ता 9 अप्रैल को हुई थी और भारत ने तब स्पष्ट कर दिया था कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए जरूरी है। फिलहाल अब वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्या चीन बातचीत से मानेगा या फिर इस वार्ता का नतीजा भी सफर ही रहेगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।